तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक कोवेलेंट बॉन्ड का बनना एक्सप्लेन करती है। अगर दो ऐसे एटम पास पास में आते हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद ऑपोजिट स्पिन, और जब इनके आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप कर लेती है तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रॉन की ये पेयरिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम कर देती है, इससे सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। तो द एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब हेड ऑन होती है मतलब उन ऑर्बिटल्स के ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रीजन ओवरलैप करना, दिस विल बी कॉल्ड एज सिग्मा ओवरलैपिंग एंड इट विल जनरेट अ सिग्मा बॉन्ड। जबकि ऑर्बिटल्स के केवल साइड्स का ओवरलैप होना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, तो भले ही यहां पर दो जगह ओवरलैपिंग हो रही है बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस विल क्रिएट अ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर while pi bond is weaker। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। इन द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में लाई करती है, मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies on the internuclear axis। The electron density lies on the internuclear axis। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पे पाए जा रहे हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस पे ही है। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हुई है नई वाली। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies above and below the internuclear axis। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे लाई करती है। पाई बॉन्ड में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां और यहां लाई कर रही है, जो ओवरलैपिंग के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हुई है, ये वाली ओवरलैपिंग वाली। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये दो प्रकार का होता है। ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप किए हैं उस बेसिस पर। तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने की डायरेक्शन पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बदल जा रही है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि एटायन के आसपास एक एनायन इस डायरेक्शन से आता या इस डायरेक्शन से आता, अट्रैक्शन बराबर मिलता, तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही रहती है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे लाई करती है। एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से आके ओवरलैप करता है, दिस इज कॉल्ड एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग will always generate sigma bond। s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहते हैं, इसलिए जब दो s ऑर्बिटल आके ओवरलैप करते हैं
तो यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी नहीं, बिकॉज एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल रहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह यूनिफॉर्म रहती है, तो वी कैन नॉट से कि इनका साइड कहाँ पे है। दो एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेंगे, तो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब होगी तब हमेशा सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा। एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, सपोज बॉन्डिंग के दौरान एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं then it is called as p orbital overlapping, and this will also generate only sigma bond. s orbital p orbital overlapping हमेशा इस तरह से होती है, s p orbital overlapping ऐसे नहीं होती है, s p orbital overlapping हमेशा इस तरह से होती है, तो it will always generate sigma bond। तो ss orbital overlapping sigma bond जनरेट करती है, sp orbital overlapping sigma bond जनरेट करती है। नेक्स्ट वन इज pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग। pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जब एक p ऑर्बिटल और एक दूसरा p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तब अगर ये एक ही कॉमन एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं देन दिस इज कॉल्ड pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो ss ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इन दिस थ्री केसेस सिग्मा बॉन्ड विल बी जनरेटेड। इन तीन केसेस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बट pp लेटरल ओवरलैपिंग, pp लेटरल ओवरलैपिंग, जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से इस प्रकार से ओवरलैप करता है then this is called pp lateral overlapping and it generates a pi bond। पहले ही बताया, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ऑर्बिटल के साइड्स बस ओवरलैप करेंगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जनरेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड जनरेट करता है। नेक्स्ट वन इज pd लेटरल ओवरलैपिंग। pd लेटरल ओवरलैपिंग, अगर एक p ऑर्बिटल एक d ऑर्बिटल से लेटरल ओवरलैप करता है देन इट इज pd लेटरल ओवरलैपिंग। एक p ऑर्बिटल का जो साइड रहता है वो d ऑर्बिटल के साइड से ओवरलैप कर जाता है, दिस इज pd लेटरल ओवरलैपिंग। इसके कारण भी पाई बॉन्ड बनता है, दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्ड। एक p और एक d ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है, तो इसको ये दो बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड है, इसका नाम है p पाई d पाई बॉन्ड, तो फिर इसका नाम था p पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसके दोनों ऑर्बिटल इंडिकेट कर देना चाहिए, p पाई मतलब दो p ऑर्बिटल, p पाई d पाई मतलब एक p और एक d ऑर्बिटल ओवरलैप किया। इसी प्रकार से ओवरलैपिंग हो सकती थी dd लेटरल ओवरलैपिंग। dd लेटरल ओवरलैपिंग, जब एक d ऑर्बिटल दूसरे d ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है साइड वाइज, दिस इज कॉल्ड d पाई बॉन्ड, इसको d पाई बॉन्ड कहेंगे। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग होती है,
sp ओवरलैपिंग होती है, pp कोएक्सियल ओवरलैपिंग, pp लेटरल ओवरलैपिंग, pd लेटरल ओवरलैपिंग, dd लेटरल ओवरलैपिंग। सो ऑर्बिटल दो प्रकार से ओवरलैप कर सकते हैं, हेड ऑन या साइड वाइज। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। These are the various types of overlappings. ओवरलैपिंग में f ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी एटम के अंदर f ऑर्बिटल्स दो शेल अंदर रहते हैं हमेशा, जबकि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल पार्ट लेती है। तो मैक्सिमम केस में तो आउटर मोस्ट शेल में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही रहते हैं। इन सम केसेस आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्ट ले लेते हैं, बट f ऑर्बिटल किसी एटम में हमेशा दो शेल अंदर रहते हैं, तो इतनी ओवरलैपिंग एटम्स की नहीं होगी कि f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। तो इन तीन केस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इन तीन केस में पाई बॉन्ड बनेगा। द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है? द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड ये ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, a sigma bond is formed by head on overlapping of the orbitals. The pi bond is formed by sidewise overlapping of the orbitals. Sigma bond is stronger, bond is relatively weaker. The electron density lies on the internuclear axis. The electron density lies above and below the internuclear axis. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में और क्या डिफरेंस हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में और क्या डिफरेंस हो सकता है? ये तीन डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। सोचिए सिग्मा पाई बॉन्ड में और क्या डिफरेंस हो सकता है? सर पाई बॉन्ड ऑलवेज अकर लैटरली। वो बोल तो दिया कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो लेटरल उसी को कहते हैं। सर एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होती है। तो पीपी ऑर्बिटल की कोएक्सियल ओवरलैपिंग से भी तो सिग्मा बॉन्ड बना था। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस है, और फर्दर बॉन्ड और फर्दर डिफरेंस हम कैसे देख सकते हैं? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब होती है तो एसएस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड जनरेट करेगी। हम बात करते हैं सपोज पी ऑर्बिटल की। नो पी ऑर्बिटल एक सिंगल नहीं रहता है,
एक ही जगह पर 3 p ऑर्बिटल रहते हैं, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। मतलब p ऑर्बिटल सिंगल नहीं रहता है, 3 p ऑर्बिटल एक साथ रहते हैं। दिस इज कॉल्ड p सबशेल। 3 p ऑर्बिटल एक साथ रहते हैं, px, py एंड pz, ये 3 p ऑर्बिटल है। नाउ जब 2 p सबशेल पास आती है, जब 2 p सबशेल पास आएंगी तो इनके बीच में पहले एक p और एक p हमेशा कोई एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सपोज 2 p सबशेल पास आती हैं और ये दोनों p सबशेल बॉन्डिंग करना चाहती है, तो एक एटम का p सबशेल में x y z एक्सिस पे 3 ऑर्बिटल है, px py pz, और px py pz है। ये दोनों पास आते हैं तो इनके बीच में ये जो x एक्सिस है इस पे px ऑर्बिटल है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा और हेंस ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये px ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब ये जो y एक्सिस है, ये वाला थंब, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के 2 ऑर्बिटल py ये सोचते हैं कि चलो हम भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है। तो अगर ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो इनको हेड ऑन ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से ओवरलैप करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पहले वाला बॉन्ड टूट जाता है। मतलब या तो ये px सिग्मा बॉन्डिंग कर ले और या फिर ये py कर ले, या ये pz कर ले। मतलब जब p सबशेल बॉन्डिंग में पार्ट लेगी तो कोई एक p ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्डिंग कर सकता है। वो जो बाकी के बचे 2 p ऑर्बिटल हैं, ये वाले, ये लोग सिग्मा बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली, ये ऐसा होकर यूं कर ले और ये ऐसा होकर यूं कर ले, ऐसे तो ये सेम एक्सिस पे आ जाएंगे, ओरिएंटेशन इनके 90 डिग्री पर रह नहीं पाएंगे। जबकि हमको पता है कि इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं, ओरिएंटेशन 90 डिग्री के होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। तो फिर से देखते हैं, 2 p ऑर्बिटल पास आए, इन्होंने एक ने हेड ऑन ओवरलैपिंग की, सपोज px ने, तो py हेड ऑन नहीं कर सकते या pz हेड ऑन नहीं कर सकते। तो फिर ये py इन px को और आगे ओवरलैप करने बोलते हैं। ये और ओवरलैप करता ताकि इनकी हल्की सी साइड ओवरलैप करने लगे, किनकी, ये py की। मतलब इस एक्सिस पे 2 p ऑर्बिटल px जो थे, इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग की, तो यहाँ जो 2 p ऑर्बिटल थे पास आए और इन्होंने साइड ओवरलैप कर ली। फिर इन्होंने भी साइड ओवरलैप कर ली, जो यहाँ pz थे। इस बात को मैं ऐसे बता देता हूँ, ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, एक और p सबशेल है, उसके पास भी 3 ऑर्बिटल है। नाउ दिस 2 सबशेल्स कम्स क्लोजर, ये दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये 2 p सबशेल पास आएंगी तब ये हेड ऑन नहीं कर सकते और ये भी हेड ऑन नहीं कर सकते। तो इन दिस डायग्राम मैंने शो किया है एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ये जो py है ये, और ये जो pz है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग अभी नहीं कर पाएंगे, इनको साइड वाइज ओवरलैपिंग ही करना पड़ेगी। तो ये लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। मतलब 2 p सबशेल जब बॉन्डिंग में पार्ट लेती हैं तो केवल एक ही सिग्मा बन सकता है, बाकी के जो बॉन्ड बनेंगे वो पक्के से पाई बॉन्ड ही बनेंगे। ठीक है, तो केवल एक सिग्मा बन सकता है, सिग्मा एक से ज्यादा नहीं बनता कभी भी 2 एटम के बीच में, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, फिर py ने पाई बनाया, pz ने पाई बनाया, तो पाई 2 बन गए। अच्छा, एक बात और है, सपोज ये 2 p सबशेल पास आती है, अब ये जो y ऑर्बिटल है py इनको पता है कि इनको पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये सोचते हैं कि चलो हम बिना सिग्मा बॉन्ड बनाए पाई बॉन्ड बना ले, साइड वाइज ओवरलैप कर ले। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड बनाने आएंगे तो ये वाले हेड ऑन ओवरलैपिंग तो कर ही चुके होंगे। मतलब
सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। पाई उसके बाद ही बन सकता है, बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई नहीं बन सकता। दो ऑर्बिटल ऐसे आएंगे और दो यहां है, ये साइड वाइज ओवरलैप केवल तब कर सकते हैं जब ये हेड ऑन कर ले, तब जाके इनकी साइड ओवरलैप हो सकती है, या तब जाके इनकी ओवरलैप हो सकती है। मतलब द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। पाई बॉन्ड केवल तब बन सकता है जब पहले सिग्मा बन चुका हो। अगर ये जो दो ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला, ये साइड ओवरलैप करना चाहते हैं अपनी ये वाली साइड, उसके पहले ये ओवरलैपिंग तो हो ही जाएगी। मतलब इनके सिग्मा ओवरलैप किए बिना ये अपने साइड ओवरलैप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहता है, पाई उसके बाद ही बन सकता है। द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, अच्छा इसका मतलब है कोई भी दो एटम के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड केवल एक बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड एक से ज्यादा नहीं बन सकते, तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड between two atoms. More than one pi bonds can be formed between the two atoms. दो एटम्स के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई एक से ज्यादा बन सकते हैं। अभी मैंने बताया ये एक सिग्मा बन गया, अब जब ये एक सिग्मा बन गया तो दूसरा सिग्मा नहीं बन सकता। हम सोचें कि ये जो थंब है, यहां जो ऑर्बिटल है ये सिग्मा बना ले, पहला वाला टूटेगा, फिर ये दोनों सिग्मा बनाना चाहे तो ये टूट जाएगा। ओनली वन सिग्मा कैन बी पॉसिबल। बट पाई, ये पी वाई पाई बना लिए, पीजेड ये दोनों ये भी पाई बना लिए। इस बात को मैं डायग्राम में ऐसे समझा देता हूं। सपोज ये एक पीएक्स है, इससे ये एक पीएक्स ने सिग्मा बनाया, इनको थोड़ा और पास करते हैं हम ओवरलैपिंग में, ताकि इनके साइड्स को भी मैं ओवरलैप करा सकूं। तो मैं इस डायग्राम को बनाता हूं, एक्स एक्सिस वालों को अच्छा खासा ओवरलैप करा देता हूं, ये वाई एक्सिस वाले को मैंने साइड ओवरलैप कराया। अब आपको दिख रहा होगा ये सिग्मा है, यहां पाई है, और फिर एक यहां ये एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मैंने बनाए, ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। मगर ये डायग्राम जब बन गया तो बनने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि यह क्या ओवरलैपिंग हुई है। बनाते समय हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बनने के बाद हम ये नहीं बता पाएंगे इस डायग्राम में कि यहां कैसी ओवरलैपिंग हुई है। इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। फिर से बनाता हूं, ये एक पी ऑर्बिटल ने हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाया, यहां एक पी वाई था, इसका साइड ओवरलैप हुआ, यहां एक पाई बॉन्ड बना, जेड एक्सिस पर यहां एक पीजेड था, यहां एक पीजेड था, इनकी साइड वाज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बना। द डायग्राम बिकम्स हाईली कॉम्प्लेक्स, बट दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग सिग्मा 2 पाई, एक ये वाला पाई और एक ये वाला पाई। तो ये डायग्राम एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। बट इस डायग्राम में खूब कंफ्यूजन हो रहा है, बनने के बाद हम नहीं बता सकते कि ये क्या है। तो एक काम करें, इस डायग्राम को बनाने में
हम दोनों सब शेल इतना पास ना लाएं कि दोनों के साइड ओवरलैप करने लगे। हम करें सिग्मा बॉन्ड को तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बता दें, लेकिन मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक दिखने के लिए ये px का तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग बता दिया सिग्मा बॉन्ड, py का डायरेक्ट ओवरलैपिंग बताने के बजाय जैसा यहां बताया, इनको इस लाइन से जोड़ देता हूं। दिस लाइन इंडिकेट कि ये दो ऑर्बिटल इतना पास हैं कि ये दरअसल इनके साइड ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक तरीका है, असली डायग्राम ये है, बट ये एक सिंबॉलिक तरीका है। पाई बॉन्ड को डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बताने के बजाय ये दूसरा पाई बॉन्ड है। मतलब सिग्मा बॉन्ड को ऑर्बिटल की डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बता दिया जाए, मगर पाई बॉन्ड को दो कनेक्टिंग लाइन से बताया जाए। ये एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड नहीं है, ये एक ही पाई बॉन्ड है। दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग वन सिग्मा एंड वन पाई। एक पाई बॉन्ड को दो लाइन से बताना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग साइड वाइज ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। तो दोस टू लाइंस विल इंडिकेट वन पाई बॉन्ड। और इस प्लेन में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है उसको ये ज्यादा गहरी लाइनों से बताया है। तो एज कंपेयर टू दिस डायग्राम जो कि रियलिस्टिक था, इसके बजाय ये डायग्राम या ये डायग्राम बताए जाते हैं। साइड वाइज ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स को दूरी रखते हैं, कनेक्टिंग लाइन से जोड़ते हैं, जो सिंबॉलिक ये बताती है कि ये दोनों दरअसल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड को डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बताते हैं तो ये डायग्राम थोड़े क्लियर रहते हैं। तो आगे से हम पाई बॉन्ड को बताने के लिए डायरेक्ट ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल्स बनाने के बजाय ऐसे कनेक्टर्स वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और बेहतर रहता है यदि आप वो प्लेन भी दिखा दो जिस प्लेन में ऑर्बिटल है। सपोज ये एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर यहां एक प्लेन है। अब ये एक पी ऑर्बिटल है इस पी एक्सिस पर, ये और ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड अगर वो प्लेन भी दिखा दिए जाए तो और ठीक रहता है। ठीक है, ताकि इमेजिनेशन प्रॉपर रहता है, डायग्राम आपको प्रॉपर क्लियरिटी देता है। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, एक इसको तो मैं डायरेक्ट ओवरलैप दिखा रहा हूं, और एक पी ऑर्बिटल ये है। तो मैं इसका प्लेन एक्सटेंड कर लेता हूं, इसका प्लेन एक्सटेंड कर लेता हूं। इस प्लेन में ये है, ये ओवरलैप करेंगे लाइक दिस, ये इससे ओवरलैप करेगा। इसको थोड़ी सी कम गहरी लाइन बनाना चाहिए। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। सर यहाँ टोटल 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बताया मैंने। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये जो ये 2 लाइन है ये एक पाई बॉन्ड को बता रही है, मतलब ये इस ओवरलैपिंग को बता रही है। ये एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड ये वाला है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में जो ऑर्बिटल निकला हुआ है।
बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, तो बोर्ड पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो 2 डायमेंशनल रहेगी, तो वो तीसरी डायमेंशन बोर्ड के बाहर निकलती हुई आपको इमेजिन करेगी। तो एक बार फिर से बता देता हूं, ये प्लेन बोर्ड का प्लेन है, ये प्लेन बोर्ड के बाहर निकल रहा है, मतलब ऐसा यूं। तो एक ऑर्बिटल तुम्हारा यहां पर है, बोर्ड के बाहर निकलता हुआ और पीछे जाता हुआ, तो ये ऑर्बिटल वो बोर्ड के बाहर निकल रहा है, वो इससे ओवरलैप करेगा क्योंकि इसके पैरेलल ये है, और ये ऑर्बिटल आपस में साइड ओवरलैप करेंगे, मतलब ये दो ये वाले हैं ऐसा, और दो ऐसे हैं ऐसा, और एक ऐसा जो है वो हेड ऑन करेगा, वो ये रहा। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, इसकी ओवरलैपिंग इससे होगी, तो ये एक बॉन्ड है, ये वाला 3 एक्सिस पता है ना, तो एक ऐसा रहता है एक्स एक्सिस, वाई यहां रहता है, जेड यहां रहता है, तो एक्स पे एक्स ओवरलैप किया सिग्मा, वाई से वाई साइड ओवरलैप किया पाई, जेड से जेड ओवरलैप किया एक और पाई। तो ये दूसरा पाई बॉन्ड है जो कि इससे बताया जा रहा है, लाइक दिस। तो ये एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बताए गए हैं, और बिना इसके बने ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती थी। तो ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, more than 1 bonds can be formed between 2 atoms, and the first formed bond is always sigma. तो अब हम एक जनरलाइजेशन दे सकते हैं क्या, अगर 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, other bond will always contain 1 sigma and 1 pi, and a triple bond always contain 1 sigma and 2 pi. इन दो बातों से हम बता सकते हैं कि पहले बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, पाई बिना सिग्मा बने पाई बन नहीं सकता। तो इफ देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड ओनली इन द 2 atoms, it is definitely a sigma bond. If a single bond is there, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। These are the differences between sigma bond and pi bond. सिग्मा और पाई बॉन्ड में एक बात लिख लीजिए, बाद में समझ में आएगी कि ये क्यों है। सिग्मा बॉन्ड आर फाउंड बाय hybridized orbitals. Sigma bond formed by hybridized orbitals. Pi bonds are formed by unhybridized orbitals. Sigma bond hybridized orbitals के थ्रू बनते हैं, pi bonds unhybridized orbitals के थ्रू बनते हैं। इस वाले पॉइंट का इलेबोरेशन बाद में करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड and the extension of valence bond theory. इस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग फॉरबिडन रहती है, इस टाइप की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग फॉरबिडन रहती है, ऐसी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग नहीं होती है।
ऑर्बिटल्स जब हमने बनाए थे तो ऑर्बिटल्स में हमने वेव फंक्शन के साइन लिखे थे, प्लस और माइनस। ये इलेक्ट्रॉन वेव की क्रीस्ट और ट्रफ को इंडिकेट करता है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में प्लस का प्लस से ओवरलैप करना बॉन्डिंग करेगा, माइनस का माइनस से ओवरलैप करना बॉन्डिंग करेगा, लेकिन प्लस का माइनस से ओवरलैप करना ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पूछा हो कि कौन सी बॉन्डिंग संभव है कौन सी नहीं है, तो सेम साइन ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग होगी, अपोजिट साइन ओवरलैप करेंगे बॉन्डिंग नहीं होगी। इसको दूसरे नाम से ऐसा भी बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, मतलब बॉन्डिंग होगी। दिस इज पॉजिटिव ओवरलैप, बॉन्डिंग होगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैप, बॉन्डिंग नहीं होगी। दिस इज नेगेटिव ओवरलैप, बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल में होने वाली बॉन्डिंग को और उसके स्ट्रक्चर को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझा सकते हैं। तो ऑक्टेट रूल, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली बॉन्डिंग को समझाने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये दो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को समझाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए? क्या ये दो चीजें सफिशिएंट है? अभी लगता तो है कि सफिशिएंट है। ऑक्टेट रूल ये बताएगा कि बॉन्डिंग क्यों होगी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगी कि बॉन्डिंग कैसे होगी। इससे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, ऑक्सीजन का बनना, मीथेन का बनना, वाटर का बनना सब समझा सकते हैं। नहीं, मीथेन का बनने में दिक्कत आएगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर का बनना समझा सकते हैं। मीथेन में दिक्कत आएगी। कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मीथेन बनाता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल है दोनों, ये अंदर की शेल है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें से 2 पेयर्ड रहते हैं, 2 अनपेयर्ड रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक एटम बॉन्डिंग करता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। इस हिसाब को कार्बन को कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? इस हिसाब से कार्बन को केवल 2 बॉन्ड बनाना चाहिए इनको पेयर करने के लिए। मतलब एक हाइड्रोजन आएगा और एक और हाइड्रोजन आएगा, अपना 1s ऑर्बिटल लेकर एक इससे और एक इससे ओवरलैप कर जाएगा एंड कार्बन मस्ट फॉर्म CH2। According to the electronic configuration of carbon, carbon must be divalent। कार्बन को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डाइवेलेंट होना चाहिए। बट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ये 2 नहीं समझा पा रही है। इसी प्रकार से बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन एटॉमिक नंबर होता 5,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 पेयर्ड रहते हैं, एक अनपेयर्ड रहता है। हेंस बोरॉन को केवल एक बॉन्ड बनाना चाहिए, मतलब बोरॉन का कंपाउंड बनना चाहिए BCl, बट बोरॉन 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग कर रहा है। बोरॉन का BCl कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन बोरॉन BC3 बनाता है। तो ऑक्टेट रूल और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दो बातें सफिशिएंट नहीं है किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिर एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल का, जब हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ऑफबाउ रूल से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन जब एक एटम बॉन्डिंग करता है तब जरूरी नहीं कि वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग करे, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकता है। This changed electronic configuration is called excited state electronic configuration. कार्बन के ग्राउंड स्टेट में आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 पेयर्ड रहते हैं, 2 अनपेयर्ड रहते हैं, एक p ऑर्बिटल खाली रहता है। 2s और 2p की एनर्जी लगभग सिमिलर रहती है। तो एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग कार्बन का 2s का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर 2p में चला जाता है, and hence this new electronic configuration is called excited state electronic configuration. ये नया कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एंड नाउ कार्बन कैन शो 4 वैलेंसीज। इसी प्रकार से बोरॉन का ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए, देन बोरॉन कैन शो 3 वैलेंसीज। This is the excited state electronic configuration of boron. तो अगर किसी एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी प्रॉपर वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब हम उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, एंड दिस न्यू कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नया कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो ये प्रॉपर नंबर ऑफ वैलेंसीज को एक्सप्लेन कर पाता है। अब कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन आएंगे, एक 1s इससे ओवरलैप करेगा, एक 1s इससे ओवरलैप करेगा, एक 1s इससे ओवरलैप करेगा, और एक 1s इससे ओवरलैप करेगा, और इसकी ओवरलैपिंग से एक CH बॉन्ड, एक इस वाली ओवरलैपिंग से, एक इस वाली ओवरलैपिंग से, और एक इस वाली ओवरलैपिंग से। इसी प्रकार से यहाँ 3 क्लोरीन ओवरलैप करते BCl3 बन जाता। हेलो सर, हमने पढ़ा था कि अगर जितना स्टेबल फुल्ली कंप्लीटेड ये फुल्ली कंप्लीटेड ब्लॉक्स में होता है, उतना ही स्टेबल हाफ कंप्लीटेड ब्लॉक्स में भी होता है। तो सर अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया एक्साइटेड स्टेट वाला, तो फिर तो सर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर तो उसको पेयर बनाना ही नहीं पड़ेगा। बॉन्डिंग को समझाने के लिए हम अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि वो बॉन्ड बना रहा है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। नेचर में मीथेन पाया जाता है, ये हमको पता है। अब हम पता है, हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं।
हेलो हम्म सर, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसके हिसाब से सर पीवाई और पीजेड में सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सर दोनों में ऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल बनेगा दोनों में पाई बॉन्ड रहेगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको। और सर ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सर इस वाले में पीएक्स पीवाई पीजेड में कार्बन में सर दोनों में पीएक्स के साथ एक स्फेरिकल वाला सर एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग कर रहा है और सर पीवाई के साथ भी एस ऑर्बिटल कर रहा है बॉन्डिंग। तो सर जो पीवाई है वो तो सर लैटरली आएगा और जो एस स्फेरिकल है वो कैसे आएगा? तो इस प्रकार से कार्बन पहले अपने ग्राउंड स्टेट में था। चूंकि हमको ये एक्सप्लेन करना है कि कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया और नाउ इट कैन शो 4 वैलेंसीज। अब ये 4 वैलेंसी शो कर सकता है, तो इसका मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में होने वाली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये तीनों की जरूरत पड़ी। बट अगेन द क्वेश्चन इज सेम कि क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट किसी मॉलिक्यूल में होने वाली बॉन्डिंग को समझाने के लिए सफिशिएंट है? लगता तो यह कि ये सफिशिएंट है। इस प्रकार से ये मीथेन में होने वाली बॉन्डिंग को समझा पाएंगे, मीथेन में होने वाली बॉन्डिंग को ये समझा देंगे। मीथेन में 3 CH बॉन्ड ये बने हैं और 1 CH बॉन्ड ये बना है, ये 4 CH बॉन्ड मीथेन में बने हैं। बट अगर इस तरह से मीथेन का एक्सप्लेनेशन देखें कि कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में था, वैलेंसी शो करना चाहिए थी, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया, 4 वैलेंसी शो कर सकता है और फिर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो गई। तो अगर ये वाला बॉन्ड देखें कार्बन हाइड्रोजन का, तो ये SS ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड है, जबकि ये बॉन्ड देखें तो ये SP ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड है, ये SP ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड है, ये SP ओवरलैपिंग से बना बॉन्ड है। मतलब मीथेन में जो 4 CH बॉन्ड पाए जाएंगे, ये चारों CH बॉन्ड चारों एक जैसे होंगे या 3 अलग होंगे, एक अलग होगा? बताइए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, मीथेन में जो 4 CH बॉन्ड बनेंगे, ये चारों CH बॉन्ड एक जैसे बनेंगे, चारों आइडेंटिकल रहेंगे, या एक अलग रहेगा दूसरा अलग रहेगा? और अलग रहेंगे, है? एक अलग रहेगा और 3 अलग रहेंगे। मीथेन में एक अलग रहेगा और 3 अलग रहेंगे, क्योंकि एक SS ओवरलैपिंग से बना है, बाकी के 3 SP ओवरलैपिंग से बने हैं। मतलब एक बॉन्ड इस ओवरलैपिंग से बनेगा जबकि बाकी के बॉन्ड इस ओवरलैपिंग से बनेंगे। है ये सिग्मा, लेकिन फर्क तो आएगा ओवरलैपिंग में। और मीथेन में ये जो 3 बॉन्ड है ये पी सब शेल से बने, जो कि 90 डिग्री पे ओरिएंटेड रहती है। तो 3 CH बॉन्ड एक दूसरे से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे पाए जाएंगे और एक बॉन्ड रैंडमली कहीं भी बन जाएगा और इसकी लेंथ इन तीनों की लेंथ से अलग रहेगी। इस हिसाब से, इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मीथेन बनाने में कार्बन को 4 बॉन्ड तो बना लेना चाहिए, लेकिन मीथेन का स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा? मीथेन का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए? बताइए। इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मीथेन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा कि एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा? ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 बॉन्ड अलग लेंथ के हैं और एक बॉन्ड अलग लेंथ का है। 3 बॉन्ड 90 डिग्री पे है, एक कहीं आके लग गया बीच में तो अनसिमेट्री कर दिया। इन रियलिटी
मीथेन मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो पता लगा कि मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है एंड 4 CH बॉन्ड्स ऑल आर आइडेंटिकल। मीथेन मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके चारों CH बॉन्ड एक जैसे होते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है और इसके चारों CH बॉन्ड एग्जैक्टली सेम होते हैं और कोई भी HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। मीथेन मॉलिक्यूल एग्जैक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, चारों CH बॉन्ड एक जैसी लेंथ के होते हैं। यहां पर एक कार्बन है, एक बॉन्ड यहां है, ये हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर सामने नीचे की तरफ जाता है, दो इधर पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब इस टाइप का। यहां पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां है, दो पीछे है, एक यहां पर है। ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एक कार्बन के सामने इधर हाइड्रोजन सामने बाहर निकल रहा है, दो पीछे की तरफ जा रहे हैं उधर, सो दैट ये तीनों हाइड्रोजन के कारण एक ट्रायंगल बन रहा है और इस पे एक पिरामिड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ट्रायंगल बेस वाला एक पिरामिड है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस टाइप का। इनमें ये चारों CH बॉन्ड एक जैसे होते हैं, सेम लेंथ वाले होते हैं, सेम स्ट्रेंथ वाले होते हैं। और कोई भी HCH बॉन्ड एंगल, चाहे ये वाला देख लो, चाहे ये वाला देख लो, चाहे इधर वाला देखो, चाहे का इसके साथ देखो ये वाला एंगल, ये प्रॉपर सिग्मेटल स्ट्रक्चर होता है 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल वाला। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन मीथेन का स्ट्रक्चर अनसिकल होना चाहिए था, बट इन रियलिटी मीथेन का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये तीनों मिलकर भी बॉन्डिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया। ये नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में था, कार्बन पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में था, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जब वो बॉन्डिंग करने गया तो उसने अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में भेज दिया। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। लेकिन अभी ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये बॉन्डिंग करने के पहले एक और स्टेट में जाएगा। पहले ग्राउंड स्टेट में था, फिर एक्साइटेड स्टेट में आया, मगर अभी एक स्टेट में और जाएगा। इसमें ये क्या करता है, अपना जो एक s ऑर्बिटल है और जो इसके पास 3 p ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है बाहर, एक s है और 3 p है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अभी ये बॉन्डिंग नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, अपना एक s ऑर्बिटल वो तीनों p ऑर्बिटल को मिक्स कर देता है। उन सबको मिक्स करने के बाद नए 4 ऑर्बिटल फिर से बनाता है। इस एक ऑर्बिटल और उन 3 p ऑर्बिटल को ये चारों को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद नए फिर 4 ऑर्बिटल बनाता है। अब आफ्टर मिक्सिंग जो 4 ऑर्बिटल बनते हैं, इनकी एनर्जी और इनका शेप चारों का एक जैसा होता है। पहले इनकी एनर्जी अलग थी, अब इनका एनर्जी एक जैसी हो जाती है। पहले इनके शेप अलग थे, अब इन चारों के शेप एक जैसे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और ये एक हाइब्रिडाइज स्टेट है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy the intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to generate new orbitals of identical energy and identical shape is called hybridization.
The intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to generate new orbitals of identical energy and identical shape is called hybridization. लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स होके आइडेंटिकल एनर्जी वाले और आइडेंटिकल शेप वाले नए ऑर्बिटल बना लेना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है. The intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to generate new orbitals of identical energy and identical shape is called hybridization. अब कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में गया, हाइब्रिडाइज स्टेट में गया और इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है. चारों की एनर्जी और चारों के शेप एग्जैक्टली सेम है. अब हाइड्रोजन का वर्क आके इनसे ओवरलैप करता है 4 हाइड्रोजन का. तो अगर हम देखें तो ये क्या है, s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. ये क्या है, s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. ये क्या है, s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. और ये क्या है, s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. चारों ओवरलैपिंग एक जैसी है तो ये चारों बॉन्ड एक जैसे बनेंगे. और 3 डायमेंशनल स्पेस में ये चारों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने की टेंडेंसी रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है. तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 4 चीजें एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे तब रह सकती हैं जब वो 109 डिग्री पे रखी हो. तो ये शेप भी डिफाइन हो जाता है इससे और चारों बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्टली सेम होना भी एक्सप्लेन हो जाता है. तो दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ये नया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है. द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. तो हमको बॉन्डिंग को समझाने के लिए न केवल ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्साइटेड स्टेट कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी बल्कि हमको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी. Then we can explain the bonding and the molecular structure. The intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to generate new orbitals of identical energy and identical shape is called hybridization. इस प्रकार से हम मीथेन में होने वाली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. इसी प्रकार से बोरॉन जब BCl3 बनाता है, बोरॉन जब BCl3 बनाएगा, बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड है. इसके हिसाब से तो बोरॉन को सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो बोरॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है इन द एक्साइटेड स्टेट. बट इन दिस कंडीशन अगर ये क्लोरीन से बॉन्डिंग करता है तो एक क्लोरीन से बॉन्डिंग s ऑर्बिटल के थ्रू करेगा, 2 से p के थ्रू करेगा. तो BCl3 में जो बॉन्ड रहेंगे वो एक जैसे नहीं रहेंगे. तो पहले ये एक s और इन दोनों p को मिक्स करके 3 नए ऑर्बिटल बना देता है. ये तीनों एक जैसी एनर्जी और एक जैसे शेप वाले रहते हैं. ये खाली पड़ा ऑर्बिटल था, ये अलग है. अब ये एक क्लोरीन से बॉन्ड करता है, ये एक क्लोरीन से बॉन्ड करता है, ये भी ये क्लोरीन के ऑर्बिटल है. तो ये तीनों ओवरलैपिंग एग्जैक्टली सेम हो रही है और 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 ऑर्बिटल को दूर दूर रहना है. उसके लिए अरेंजमेंट रहता है कि एक दूसरे से 120 डिग्री पे रहा जाए, ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहे. दिस इज BCl3. तीनों बॉन्ड सेम लेंथ सेम एनर्जी वाले होंगे और 120 डिग्री पे रहेंगे.
तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में होने वाली बॉन्डिंग को समझाना है और उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए पहले। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ identical energy and identical shape. It's called hybridization. The conditions of hybridization. Hybridization होने की conditions और the characteristics of hybridization. Hybridization की characteristics क्या होती है? In hybridization, half-filled orbitals, full-filled orbitals, and empty orbitals all can take part. Hybridization में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स सब पार्ट ले सकते हैं। हालांकि अभी हमने जो एग्जांपल देखा मीथेन का और BCl3 का, उसमें हमने देखा कि केवल हाफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए थे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ऑर्बिटल खाली पड़े हों वो भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स all can take part in hybridization. बाद में हम एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे होंगे और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे होंगे। In hybridization, half filled orbitals, full filled orbitals, empty orbitals all can take part. All the orbitals undergoing hybridization should belongs to same atom. जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं वो सब एक ही एटम के होने चाहिए। मतलब एक कार्बन का 1s 2s और 2p है, ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, लेकिन हम ये सोचें कि एक कार्बन का 2s दूसरे कार्बन के 2p से हाइब्रिडाइज हो जाए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के अंदर होता है, दो एटम के बीच में नहीं होता है। ये S इसके साथ में हाइब्रिडाइज होगा, ये S इसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, ये S इसके साथ हाइब्रिड नहीं होगा, S P के साथ। हाइब्रिडाइजेशन एक एटम के अंदर होने वाली प्रॉपर्टी है, एक एटम के अंदर होने वाली बात है। दो एटम के बीच में ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे, एक ही एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। The orbitals of nearly same energy can hybridize. जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे होते हैं वो नियरली सेम एनर्जी वाले होने चाहिए। अगर ऑर्बिटल की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है तो वो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाएंगे। जैसे 2s कैन हाइब्रिडाइज विद 2p क्योंकि इनकी एनर्जी में लगभग सेम एनर्जी इनकी, बट 2s विल नॉट हाइब्रिडाइज विद 3p बिकॉज इनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है।
ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उनकी एनर्जी में हल्का सा डिफरेंस होना चाहिए। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed will be equal to the number of orbitals undergoing hybridization. जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कम या ज्यादा नहीं होंगे। मीथेन बनने समय हमने देखा था कार्बन में 1 s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए थे तो नए 4 बने थे। बोरॉन में 1 s और 2 p हाइब्रिडाइज हुए थे 3 ऑर्बिटल तो नए 3 बने थे। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो नए 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, the hybrid orbitals forms sigma bond or contain lone pair of electron in the molecule। जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या लोन पेयर रखते हैं अपने पास। Unhybridized orbitals forms pi bond or remain empty in the molecule। ये दो बातें आगे काम आएंगी ज्यादा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्ट लेते हैं या फिर ये लोन पेयर रखते हैं अपने पास। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो या तो बाद में खाली पड़े रहेंगे और यदि यूज होंगे तो फिर वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। The hybrid orbitals tends to remain far away in 3-dimensional space। The hybrid orbitals tends to remain far away in the 3-dimensional space। हाइब्रिड ऑर्बिटल 3-dimensional स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने की कोशिश करते हैं। Hence they decides the geometry of a molecule। तो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिड ऑर्बिटल से डिसाइड होती है कि वो 3D स्पेस में किस ज्योमेट्री में जाकर अरेंज हो गए हैं, क्योंकि वहीं पे फिर सिग्मा बॉन्डिंग होगी।
The hybrid orbitals tends to remain far away in 3D space, hence they decide the geometry of the molecule. The unhybridized orbitals remains perpendicular to the plane of hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में जाके अरेंज हो गए हैं. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यदि हैं तो वो उस ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाते हैं. मतलब ये अपनी से कोई ज्योमेट्री एक्वायर नहीं करेंगे. कौन? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करेंगे. तो 3D स्पेस में फिक्स अरेंजमेंट ये रखेंगे, उस अरेंजमेंट के परपेंडिकुलर पे ये चले जाएंगे. तो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होती है उसके हाइब्रिडाइजेशन से, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं होती. These are the characteristics of hybridization. इसमें से ये पॉइंट नंबर 7 और 8 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. The hybrid orbitals tends to remain far away in the 3-dimensional space. Hence, they decide the geometry of a molecule. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3-dimensional स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं. सर आप एक बार 5th और 6th पॉइंट एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? उसका एग्जांपल बाद में आएगा, अभी तो केवल याद रखना है. अभी इस पॉइंट नंबर 5 और 6 को याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फ्यूचर क्या है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फ्यूचर है सिग्मा बॉन्ड बनाना या उन पेयर रखना. अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फ्यूचर क्या है? पाई बॉन्ड बनाना या खाली पड़े रहना. इस बात को एक्सप्लेन बाद में करेंगे. पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा था द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेंड्स टू रिमेन फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हेंस दे प्रोवाइड्स अ डेफिनेट ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल. तो सपोज एक एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें बने. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 2. सपोज एक एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 2 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 है, नाउ 3-dimensional स्पेस में 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रह सकते हैं? अलोंग अ लाइन एक इस तरफ चला जाए और एक इस तरफ चला जाए 180 डिग्री एंगल पर, फिर यहां पे चीजें आके बॉन्ड कर ले, ज्योमेट्री विल बी लीनियर. तो एंगल इस ज्योमेट्री में आएगा 180 डिग्री का बिटवीन द 2 ऑर्बिटल. ज्योमेट्री आएगी लीनियर.
इट विल क्रिएट द ज्योमेट्री लीनियर, मॉलिक्यूल को ये लीनियर ज्योमेट्री देगा। एग्जाम्पल इज BCl। बेरिलियम के एक तरफ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, एक तरफ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है, Cl वहां आके लग जाता है लाइक दिस। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। क्योंकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से अगर आपने V शेप में रखे तो एंगल 180 से कम रहेगा। थोड़ा बढ़ाओ और बढ़ाओ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ आएगी। इससे कम किया तो इधर डिस्टेंस कम हो जाएगी, रिपेल करेंगे, इधर ले आए तो इधर डिस्टेंस कम हो जाएगी। दो चीजों को मैक्सिमम दूरी पे रखना है तो लीनियर रख दो। 3D स्पेस में वो लीनियर ज्योमेट्री में रहेंगे तो सबसे दूर रहेंगे। लेकिन किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए। अब आपको 3D स्पेस में तीन चीजों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। एक तरीका क्या है, एक सेंटर से आप एक को यहां रख दो, दो को यहां रख दो, मतलब पिरामिड बना दो लाइक दिस, लाइक दिस। बट ऐसा पिरामिड बनाओगे तो ये एंगल कम रहेगा, इसके वजह इसको फैलाओ और ऐसा प्लेन में ले आओ। तो प्लेन में अगर तीन चीजें रखाती है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है इन अ प्लेन, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। एक को यहां रख दो, एक को यहां रख दो, एक को यहां रख दो अराउंड दिस सेंटर। तो ये 3D स्पेस में एक यहां रखी है, दो यहां उसी प्लेन में रखी है इस सिंगल प्लेन में। तो ये प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें सेपरेशन एंगल 120 डिग्री रहेगा एंड दिस ज्योमेट्री कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BCl3, बोरॉन यहां सेंटर पे रहता है, 3 Cl यहां रहते हैं। अगर ये ज्योमेट्री ऐसी लिखते तो एंगल उतना ज्यादा नहीं आता और ये रिपेल करते एक दूसरे को, यहाँ रिपल्शन मिनिमम रहेगा ऐसा प्लेनर। तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड प्लेनर। और 3 कॉर्नर है इसके, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। तो दो चीजों को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है लीनियर, सो दैट सेपरेशन एंगल 180 डिग्री मिले। तीन चीजों को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ट्राइगोनल प्लेनर, बजाय कि पिरामिडल। इसको पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, सब पिरामिड बनता है। तो ये बेकार है, ये ठीक है। लेकिन सपोज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है। 2 थे तो आपने लीनियर रख दिया, 3 थे तो आपने उनको ट्राइगोनल प्लेनर रख दिया। पर 4 है तो क्या करें? एक तरीका तो ये है कि स्क्वायर पे रख दो। एक तरीका है कि उनको चारों को स्क्वायर पे रख दो ताकि 90 डिग्री का सेपरेशन मिले। लेकिन अगर आपने एक सेंटर के अराउंड 4 चीजों को स्क्वायर के कॉर्नर पे जमा दिया तो आप तो ये 2 डायमेंशन ही यूज कर रहे हो। अभी ये तीसरी डायमेंशन खाली पड़ी हुई है, ये वाली चीजों को यहां भी अरेंज करो ना तो और दूर हो जाएंगे। तो एक को यहाँ कॉर्नर से उठाओ स्क्वायर के और एक को यहाँ रख दो और बाकी 3 को सब नीचे कर दो, टेट्राहेड्रा बन जाएगा। 4 चीजों को दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने के लिए ज्यादा सेपरेशन देने वाली ज्योमेट्री स्क्वायर ज्योमेट्री होने के बजाय ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इससे एक डायमेंशन एक्स्ट्रा आप यूज करोगे तो बाकी की चीजों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा। ये आपको 109 डिग्री का एंगल देगा 28 मिनट, ये 90 डिग्री का ही सेपरेशन देता था। तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल which provide the separation angle of 109 degree 28 minute. The geometry is called tetrahedral. Example is CH4. नेक्स्ट क्लास में ये पता करके आइए हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होते, 6 होते, 7 होते तो उनको कैसे और क्या एंगल पे अरेंज करते
ताकि 3D स्पेस में मैक्सिमम सेपरेशन मिल जाता। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।